हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज वीडियो सेशन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोशन इन प्लेन के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रहेंगे जीरो वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर। उसके बाद में हम ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, वेक्टर एडिशन और ये ग्राफ। सो दिस इज आवर चैप्टर नंबर 4। यू नो वेरी वेल, इन प्रीवियस क्लास में हमने वेक्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था जिसमें हमने वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड कई सारी चीजें डिस्कस की थी। तो विदाउट मेकिंग एनी डिले स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक रहेगा जीरो वेक्टर। बहुत ही अच्छा टॉपिक है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? देखो, जीरो वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड आर्बिट्ररी डायरेक्शन। मतलब एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? जीरो। कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हो जीरो और डायरेक्शन हो आर्बिट्री। आर्बिट्री का मतलब एज पर योर चॉइस, जहां आप लेना चाहो उस वेक्टर की डायरेक्शन वही ले सकते हो। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो जीरो वेक्टर के लिए रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा? रिप्रेजेंटेशन रहेगा, जीरो वेक्टर है तो इसको जीरो से ही रिप्रेजेंट करोगे, और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर एक एरो लगा दोगे। तो जीरो वेक्टर को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, जीरो के ऊपर एरो लगा के। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये तो जीरो होता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? देखो, कई बार कई केसेस हमारे पास सामने आए जिसे रिक्वायरमेंट की बात करें, व्हाई वी नीड कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो वेक्टर। तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट पे बात करें तो हमारे पास एक सिचुएशन सामने आती है। ठीक है, आपने देखा था कि हमने इक्वल वेक्टर स्टडी किए थे और इक्वल वेक्टर में हमने देखा कि इफ मैं यूं कहता हूं कि मेरे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। आपको याद होगा ना, दोनों जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं उनको कब बोलते हैं इक्वल वेक्टर? जब दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो? सेम, मैग्नीट्यूड हो सेम। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों बन जाते हैं इक्वल वेक्टर। ओके, सो जब ऐसी कंडीशन आती है, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल हो, तब ये कह रहे कि मान लो कि बी वेक्टर को मैं इस तरफ लेके आऊं, तो ये क्या कह रहे हैं कि इस केस में आप ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को क्या लिखोगे? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को क्या लिखोगे? इस बात का जवाब देने के लिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है जीरो वेक्टर की। ठीक है, सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस में हम देखें कि कई बार हम देखेंगे कि हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है, आपको बोला जाएगा इफ x इज इक्वल टू माइनस वाई, कि x की वैल्यू माइनस वाई के इक्वल है, और थोड़ी ही देर बाद आपको कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना पड़ जाए। मान लो ये x और y ये दोनों रियल नंबर है, ठीक है, आपको ऐसी सिचुएशन आ जाए कि इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए। आपको बोला जाए कि x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करना पड़े ए वेक्टर से, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, और वैल्यू क्या होगी होने का मतलब एक्स की वैल्यू आप कितनी पुट करोगे? माइनस वाई प्लस वाई इंटू ए वेक्टर। तो इस केस में हमें इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो इन सभी बातों का जवाब देने के लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया वो था जीरो वेक्टर। ठीक है, इसका क्या कॉन्सेप्ट रहता है अब इसकी प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस करेंगे सारा का सारा। ठीक है, हाँ एक और बताओ, इसकी जो रिक्वायरमेंट पढ़ने की एक और वजह है, जैसे ये तो फर्स्ट है, ये सेकंड है, एक थर्ड पॉइंट की और बात करूं मैं। थर्ड पॉइंट क्या बनता है बेटा? देखो, कई बार एक ऑब्जेक्ट है, वो ए से चला, वो बी पे पहुंचा, बी से वो सी पे, और सी से वापस वो ए पे आ जाता है। ऑब्जेक्ट ए से बी, बी से सी और वापस सी से ई। अब इस केस में मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो आप कहोगे सर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट फाइनली अपनी पोजीशन पे पहुंच गया है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर आपको क्या लगाना पड़ता है? वेक्टर, मतलब वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एरो लगाना पड़ता है ना। ठीक है, तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट के लिए भी हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ी? जीरो वेक्टर को डिफाइन करने के लिए। मतलब जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए
तो उसको दिखाने के लिए भी हमें जीरो वेक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। या फिर एक और फोर्थ केस ऐसा भी बन सकता है, क्या बन सकता है कि एक सपोज करो कि ये आपके पास में सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक है, दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ, और यहाँ पे कोई एक पर्सन है और ये पर्सन है एट रेस्ट, और मैं आपसे कहता हूं कि बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी है, आप कहोगे सर जीरो। लेकिन देखो, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तो आपने बता दिया जीरो, डायरेक्शन तो आपने बताई नहीं ना, डायरेक्शन आपने बताई नहीं यहाँ पे। तो डायरेक्शन आप कोई भी ले सकते हो इस केस में, आर्बिट्री डायरेक्शन होती है जीरो वेक्टर की, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, या यूं कह देंगे कि वेलोसिटी कितनी है, जीरो वेक्टर। मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी बनेगी, जीरो, वेलोसिटी कितनी बनेगी, जीरो। तो इस केस में जब वेलोसिटी जीरो हो, तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो, या यूं कहिएगा कि जीरो वेक्टर। तो कई सारी चीजें थी जहां हमें इस कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट पड़ी, जीरो वेक्टर के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने की। ओके, अब हम बात करें जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टी की, मतलब जीरो वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, अब हम उनको पढ़ेंगे। बहुत ही इजी प्रॉपर्टी और मजेदार भी है, ठीक है। आपको देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, कह रहे कि आपके पास कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें आपने जीरो वेक्टर ऐड कर दिया तो आपको वही वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। When a vector is added to zero vector, when a vector is added to zero vector, then we get same vector. फर्स्ट पॉइंट ये कहता है, ठीक है। तो मतलब जीरो वेक्टर को किसी में ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वेक्टर क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई भी एक रियल नंबर है, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे इफ x इज ए रियल नंबर, आपके पास x कोई रियल नंबर है, रियल नंबर आपको पता है ना, 1 2 3 -4 -5, ठीक है, रियल नंबर होती है। x आपके पास में कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, और एक रियल नंबर को आपने जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, आपने एक रियल नंबर को, ये यहाँ पे रियल नंबर है, और उसको आपने जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर। When a real number is multiplied by zero, then we always get zero vector, तो हमें क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर। वहीं पे थर्ड पॉइंट की बात करें हम, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट कहता है कि आपके पास में कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी, कोई भी एक, मतलब क्या है कि जीरो वेक्टर, जीरो है, सपोज करो कोई भी जीरो नहीं है, मतलब एक जीरो ही है, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं कि इफ जीरो इज multiplied, if 0 is multiplied by any vector, मतलब आपके पास जीरो है, सिंपल कोई जीरो है, ठीक है, जीरो वेक्टर की बात नहीं कर रहे हम, सिंपल कोई जीरो है, ठीक है, और आपने उसको किसी एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय एनी वेक्टर, ए वेक्टर या ए वेक्टर कह दो या एनी वेक्टर, तो उस केस में रिजल्ट क्या मिलेगा, ठीक है। कह रहे कि जीरो को आपने किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, जीरो को आपने फोर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, जीरो को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस केस में आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो जीरो वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो ये तो थी बेसिक सी बातें, जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टीज थी एक तरीके से, ये तीन प्रॉपर्टी है, ये आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इनकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख लेना जैसे मैंने बताई आपको, ठीक है। ओके, अब इसके बाद में हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय रियल नंबर, ठीक है। हम फर्स्ट इस सिचुएशन की बात करेंगे, ये कह रहे हैं कि इफ ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय ए पॉजिटिव रियल नंबर देन इट्स मैग्नीट्यूड बिकम n टाइम्स इन द सेम डायरेक्शन। क्या कह रही है डेफिनेशन कह रही है कि आपके पास में कोई रियल नंबर है,
और रियल नंबर कैसा है, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो पॉजिटिव रियल नंबर क्या होगी, +1 +2 +3 एंड सो ऑन। और क्या करें कि आपके पास में कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी थी, सपोज कीजिएगा ये आपके पास कोई एक वेक्टर क्वांटिटी थी, इसको मैं ए वेक्टर बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, ए वेक्टर। और आपने क्या किया, इस ए वेक्टर को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। तो बोला कि आप ये जो पहले वाला वेक्टर है उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, बोला जब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड उतने ही टाइम्स हो जाएगा जितना जितने से आपने मल्टीप्लाई किया। अब इस ए वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, आपको इसने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कितना बढ़ जाएगा, पहले वाले वेक्टर का 2 टाइम। ये पहले जितना था उसका क्या हो जाएगा, डबल। कितना हो जाएगा, डबल। ठीक है, लेकिन सेम डायरेक्शन में, लेकिन सेम डायरेक्शन में कब होगा, जब आपका रियल नंबर कैसा हो, पॉजिटिव। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, बेसिक सी चीज है। ठीक है, अब चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करो ये मेरे पास कोई एक वेक्टर था, ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, ए वेक्टर को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा 4 ए वेक्टर। यही प्रॉपर्टी कहती है वेक्टर की। लेकिन जब आप किसी पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो ये जो नया वेक्टर 4a वेक्टर है, पहले वाले वेक्टर का कितना हो जाएगा, 4 गुना। कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। मैं यहाँ तक बना देता हूँ, ये ऑलमोस्ट कितना है, 4 टाइम्स हो गया ना, नहीं है तो थोड़ा और पीछे बना दो। अब हो गया ना 4 टाइम्स। तो इस केस में डायरेक्शन सेम रहेगी, डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम। तो ये है रूल, जब आप किसी एक वेक्टर क्वांटिटी को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो ऐसा होता है। ठीक है, होपफुली ये बेसिक सी चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिर अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल कहता है कि आपके पास में नेगेटिव रियल नंबर है। नेगेटिव रियल नंबर का मतलब -1 -2 -3 -4। ठीक है, और आपको क्या बोला जाता है, आपको बोला जाता है कि आपके पास में कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है, ए वेक्टर। क्या है, ए वेक्टर। और इस वेक्टर क्वांटिटी को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, नहीं -2 से। तो ये जो रूल है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कहता है कि जब आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड उतने ही टाइम इंक्रीज हो जाएगा। आपने इस ए वेक्टर क्वांटिटी को -2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या दिखाता है, ये जो इसकी लेंथ होती है वही मैग्नीट्यूड दिखाता है ना। ठीक है, तो इस केस में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये जो आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले वाली वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो अब डबल हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद में। बट नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डायरेक्शन अपोजिट। पहले वाले की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट थी, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद में अपोजिट का मतलब क्या है, राइट टू लेफ्ट हो जाएगी। अब एरो का सिंबल आप यहां बनाओगे। ठीक है, तो ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है इफ ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव रियल नंबर देन इट्स मैग्नीट्यूड बिकम n टाइम। मैग्नीट्यूड तो n टाइम हो रहा है, यहाँ मैग्नीट्यूड a था, यहाँ मैग्नीट्यूड 2a हो चुका है। ठीक है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन ये किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट। यहाँ डायरेक्शन ये थी, यहाँ डायरेक्शन ये है, अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो ये तो था मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय रियल। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आप कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, एक और केस ले लेते हैं। जैसे सपोज करो ये कोई बी वेक्टर है, ठीक है, और आपने बी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, लेकिन 1 है माइनस, तो क्या होगा बताओ। तो अब इस केस में क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है ना, बिल्कुल। तो अब नया वेक्टर बनेगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम, जितना बी वेक्टर का है। मान लो बी वेक्टर की जो लेंथ है ये 5 सेंटीमीटर, तो ये नया भी बनेगा 5 सेंटीमीटर का। डिफरेंस क्या आएगा, कह रहे कि नेगेटिव साइन किसको दिखाएगा, अपोजिट डायरेक्शन। मतलब अब डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे अपोजिट डायरेक्शन।
तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय रियल नंबर। अब इसके बाद में है अपने पास कंपोजिशन और रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर। कह रहे कि आपके पास में ये कुछ वेक्टर आपको गिवन है, तो उस वेक्टर का आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करोगे? ठीक है, चलो मैं बताता हूं कि ये कंपोजिशन होता क्या है। ठीक है, ये कहता है कि कई बार सिचुएशन हमारे पास ऐसे आएगी कि जैसे मेरे पास एक वेक्टर ए वेक्टर ऐसा है, ठीक है, और बी वेक्टर ऐसे है। दो वेक्टर है, दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो उस केस में दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा? दोनों का क्या है? कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा? चलो ठीक है, आप इस सिचुएशन को छोड़ो, जो मैं समझा रहा हूं वो चीज बताएं। यहां पे कंपोजिशन ऑफ वेक्टर का पूछने का मतलब या इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या है? सपोज करो ये ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है, ठीक है, और इस ब्लॉक पे कुछ फोर्स लग रही है। यहाँ पे फोर्स लग रही है F1 और यहाँ पे फोर्स लग रही है F2। बेटा एक बात बताओ, F1 फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, F2 फोर्स ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। दोनों फोर्सेस क्या है? सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो यहाँ पे दो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में एक्ट करे तो क्या होगा? मैं आपसे कहता हूं कि ये जो फर्स्ट वाली फोर्स है ये 4 न्यूटन की है, सेकंड वाली फोर्स 6 न्यूटन की है। बताओ कि इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितनी लगेगी? इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितनी लगेगी? यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो इस केस में क्या है, नेट फोर्स में यूं कह देता हूं कि लगेगी 10 न्यूटन। अब बेटा ये जो 10 न्यूटन फोर्स है, अब आपने देखा कि आपने दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में थी तो इनको ऐड कर दिया, ठीक है। अब सिचुएशन कुछ ऐसे हो जाए कि आपके पास में एक फोर्स 4 न्यूटन ऐसे लग रही है, 6 न्यूटन किसी थीटा एंगल पे लगे, 6 न्यूटन किसी थीटा एंगल पे फोर्स लगे। अब मैं पूछूं कि बताओ नेट फोर्स कितनी लग रही है? अब आप कंफ्यूजन में हो जाओगे, ठीक है ना, कंफ्यूजन में पड़ जाओगे ना कि ये हो कैसे करेंगे हम इसको। तो क्या होता है कि हर बार हम सिंपल रूल ऑफ मैथमेटिक्स से, ऑर्डिनरी रूल ऑफ मैथमेटिक्स से ये डिफाइन नहीं कर पाते। देखो वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, लेकिन जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर क्वांटिटी हमारे सामने आ जाए, वो कभी सेम डायरेक्शन में होगी, कभी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, कभी थीटा एंगल पे होगी, तो उनका एक नेट इफेक्ट कैसे फाइंड करोगे? देखो नेट इफेक्ट कहने का मतलब क्या है, एक F1 फोर्स 4 न्यूटन इस डायरेक्शन में थी, F2 इस डायरेक्शन में थी, एक ही ब्लॉक पे दो फोर्स लग रही है सेम डायरेक्शन में, सिंपली आपने ऐड कर दिया, 10 न्यूटन फोर्स मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब मान लो कि सिचुएशन ये नीचे वाली हो जाती तो उस केस में आप क्या करते? ठीक है ना, तो अब इस केस में नेट फोर्स क्या बनेगी? इसलिए देखो वेक्टर क्वांटिटी है, उनको हम जो सिंपल रूल होते हैं मैथमेटिक्स के, ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा है, उनको फॉलो नहीं करेंगे। वेक्टर के सम स्पेशल रूल है और वो स्पेशल रूल का यूज हम करेंगे जब वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना हो। क्या फाइंड आउट करना हो हमें? रिजल्टेंट। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। देखो इसकी डेफिनेशन की बात करें हम, द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर इज दैट विच प्रोड्यूसेस सेम इफेक्ट एज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय टू और मोर वेक्टर। अब देखो यहां पे मैंने कहा कि इस ब्लॉक पे एक फोर्स 4 न्यूटन की है, दूसरी 6 न्यूटन की है, दो फोर्स अपना इंपैक्ट दिखा रही है। अब दोनों फोर्स के इंपैक्ट को एक ऐसी फोर्स है 10 न्यूटन की जो दोनों के इंपैक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, उसी को हम बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स, इक्विवेलेंट फोर्स। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो अब यहां पे अपना रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा बन गया? 10 न्यूटन। ये अपना क्या बन गया? रिजल्टेंट वेक्टर। चलो इन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, जस्ट एक बार ये तो इंट्रोड्यूस करवाना था। वैसे ही समझाया है कि हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों जरूरत पड़ी अपने को कंपोजिशन ऑफ
या रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर स्टडी करने की। ओके, चलो अब हम बात करेंगे कंपोजिशन और रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर क्या होता है। ठीक है, अब ये क्या सिचुएशन है हमारे पास में, ये डेफिनेशन तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर इज दैट same effect as it is produced by two or more vector. The process of adding two or more vector is called as composition of vector. ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मेरे पास एक A वेक्टर है, दूसरा इसी डायरेक्शन में B वेक्टर है। ठीक है, दोनों वेक्टर, दोनों वेलोसिटी हो सकती है, दोनों फोर्स हो सकती है, दोनों एक्सेलरेशन। जब दो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे ए वेक्टर इसी डायरेक्शन में, बी वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, तो एक नई वेक्टर क्वांटिटी बनेगी इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से, वो होगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, और इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी के सम को ही हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। यही क्या होगा अपना रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर दोनों वेक्टर क्वांटिटी का कंबाइंड इफेक्ट दिखाता है। ठीक है ना, ये एक तरीके से 4 न्यूटन फोर्स थी, ये 6 न्यूटन थी, दोनों सेम डायरेक्शन में थी, ऐड हो जाएगी, तो जो 10 न्यूटन फोर्स बनी थी वो अपना रिजल्टेंट वेक्टर था। और जब दो वेक्टर क्वांटिटी को बेटा आप ऐड करते हो, द प्रोसेस, ये करने का जो प्रोसेस होता है ना, उसी को हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया तो आगे बार बार डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या आता है अपने पास में, अब क्या कह रहे हैं कि मेथड ऑफ कंपोजिशन, कह रहे हैं कि जब आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, उनको ऐड करने के मेथड क्या है। ठीक है, तो अपने पास में दो मेथड है, एक तो है ग्राफिकल मेथड, फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने का, एंड द सेकंड वन इज एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के दो मेथड है, ग्राफिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड। और एनालिटिकल मेथड को हम बोलते हैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। मैथमेटिकल मेथड या मैथमेटिकल ट्रीटमेंट मतलब इसमें हम ज्योमेट्री का यूज करके वैल्यू फाइंड करते हैं एनालिटिकल मेथड में। और ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं, ग्राफिक मतलब वेक्टर को ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करेंगे और उनको ऐड कर देंगे। तो इनको ऐड करने के लिए कुछ रूल बने हैं अपने पास में, लाइक ट्रायंगल लो, पैरेललोग्राम लो, पॉलीगन लो, इस तरह के कई सारे लॉज बने हैं, उन सभी का हम बारी बारी डिस्कशन करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा है ग्राफिकल मेथड। ये अपना क्या रहेगा, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, काफी मजा आएगा आपको। तो ये है अपने पास में ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या कहता है, ग्राफिकल मेथड कहता है कि आपके पास में तीन केस बनेंगे। फर्स्ट केस तो क्या है, इफ टू वेक्टर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, जब आपके पास में दो वेक्टर है और दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो उस केस में आप क्या करोगे। ठीक है ना, तो उस केस में आप क्या करोगे जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। तो हम कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सपोज कीजिएगा कि मेरे पास एक वेक्टर ए वेक्टर है, ठीक है, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, दोनों वेक्टर की सेम डायरेक्शन है ना बेटा, मैग्नीट्यूड का कोई चक्कर नहीं, कितना ही हो, एक एरो छोटा बना दिया ऊपर वाला, दूसरा बड़ा, वो कोई फर्क नहीं है। ठीक है, एरो की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला, ये नहीं है कि ए के ऊपर लगा रखे, इस वाले एरो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो येलो कलर में मैंने हाईलाइट किया है, ये ए का मैग्नीट्यूड है, और जो मैंने इस ऑरेंज कलर में हाईलाइट किया ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और दोनों की डायरेक्शन आपको पता है सेम है, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं कि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट करें, ठीक है, तो उस केस में उनको आप ग्राफिकल मेथड से उनको कैसे उनका कंपोजिशन कैसे होगा। तो कह रहे हैं कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में हो ना, तो उनके मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो, मैग्नीट्यूड को। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना है, सपोज करो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 सेंटीमीटर बन रहा है, बी का कितना बना है, 3 सेंटीमीटर बन रहा है, तो जो नया वेक्टर बनेगा ना वो बनेगा 5 सेंटीमीटर का, वो वेक्टर बनेगा 5 सेंटीमीटर का।
ठीक है, लाइन स्ट्रेट होगी बेटा। तो अब ये जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐसे आप कर दोगे, जब सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर हो तो डायरेक्टली उनको ऐड कर दो, ठीक है, और दोनों का जो सम होगा वो ही बनेगा आपका आर वेक्टर। ये क्या बनेगा, रिजल्टेंट वेक्टर, इसी को हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ नहीं। तो यहाँ पे आर वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल, ठीक है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों वेक्टर एक ही लाइन के लॉन्ग हो। अब ऐसी भी सिचुएशन हो, ए वेक्टर ऐसे दिखा रखा है, बी वेक्टर ऐसे दिखा रखा है। अब आपसे पूछे, देखो दोनों वेक्टर की सेम डायरेक्शन है, मैं पूछूं कि इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा बताओ, दोनों वेक्टर का सम कर दोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वो ही उनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। चलो एक और अच्छी सी सिचुएशन समझाता हूँ और क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा क्या है, मेरे पास यहाँ पे एक ब्लॉक था, ठीक है, और इस ब्लॉक पे यहाँ पे फोर्स आपने लगाया टू न्यूटन, ठीक है, और इसी फोर्स के पीछे आपने एक और फोर्स लगा दी 4 न्यूटन। तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस ब्लॉक पे कितनी फोर्स लग रही है, जो टोटल फोर्स होगी ना वो रिजल्टेंट फोर्स होगी, ठीक है। तो मैं यूं कह दूं ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो जो इस ब्लॉक पे जो टोटल फोर्स लगेगी वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लगेगी, ठीक है। एक फोर्स 2 न्यूटन की, दूसरी 4 न्यूटन की, तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी लगी, 6 न्यूटन की। अब कहोगे सर वेक्टर क्वांटिटी का है तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन कहाँ है, डायरेक्शन बता दो, डायरेक्शन यहाँ पे लेफ्ट टू राइट है, कुछ भी बता सकते हो, डायरेक्शन यहाँ पे लेफ्ट टू राइट है, जो भी कन्वेंशन ईस्ट टू वेस्ट, कन्वेंशन पे डिपेंड करेगा क्या है। तो ये तो रिजल्टेंट का ये तो मैग्नीट्यूड हो गया और ये क्या होगी, डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब एक और सिचुएशन देखते हैं, ये ही सेम ब्लॉक ले लेते हैं, ठीक है ना। अब ये वाली सिचुएशन जो ये मैंने पर्पल कलर में दिखाई हुई इसको डिपिक्ट करेंगे। अब एक ये ब्लॉक है, इस पे हमने ऊपर से फोर्स लगाया 2 न्यूटन और थोड़ा नीचे से लगाया कितना, 6 न्यूटन, देखिए दोनों फोर्स की सेम डायरेक्शन है। अब मैं पूछूं आपसे कि बताओ रिजल्टेंट फोर्स कितना लगा, तो 2 न्यूटन किसका काम करेगा, ए वेक्टर का, बी वेक्टर किसका काम करेगा, 6 न्यूटन का, तो बताओ टोटल फोर्स कितनी लगी, वही रिजल्टेंट होगी। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का सम। तो ए 2 न्यूटन थी, बी 6 न्यूटन थी, 4 न्यूटन, 6 नहीं 4 ले लेते हैं इसको, 4 न्यूटन थी। तो अब भी फोर्स कितनी लग रही है, 6 न्यूटन, अब भी फोर्स कितनी लग रही है, रिजल्टेंट फोर्स कितनी लग रही है, 6 न्यूटन। डायरेक्शन अगेन क्या है, लेफ्ट टू राइट। तो दोनों सिचुएशन में यहाँ पे देखो क्या कोई फर्क पड़ा क्या, 6 न्यूटन फोर्स यहाँ है, 6 न्यूटन यहाँ है, फर्क क्या था, पहले आपने दोनों फोर्सेस को सेम डायरेक्शन में दिखा दिया था, अब इसमें क्या है, डायरेक्शन तो अब भी सेम है बट ऊपर नीचे। तो मतलब वेक्टर क्वांटिटी चाहे अलोंग ए लाइन हो या थोड़ा ऊपर नीचे दिखा दो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। चलो ये तो मैंने एक वैसे ही समझाने के लिए एग्जांपल लिया था, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको लगता है तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करें और नोट कर लें, मुझे नहीं लगता कि रिक्वायरमेंट होगी। अब थोड़ी देर बाद इस कॉन्सेप्ट के साथ में आप अच्छे से प्ले करोगे, ठीक है ना, थोड़ी देर में कहोगे सर बस अब आपकी जरूरत नहीं, हम खुद ही कर लेंगे, इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलो बेटा अब हम बात करते हैं दूसरे केस की। अब हमारे पास सिचुएशन क्या है, मेरे पास दो वेक्टर है, नाउ आई एम हैविंग टू वेक्टर, बोथ एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। चलो भाई एक वेक्टर तो मैंने बनाया ए वेक्टर इस साइड, ठीक है, और दूसरा वेक्टर मैंने बनाया ठीक इसके अपोजिट में, ए वेक्टर को थोड़ा बड़ा बना देता हूं और ये है बी वेक्टर, ठीक है। अब जब दो वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक लेफ्ट टू राइट दूसरी राइट टू लेफ्ट, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, देखो ग्राफिकल मेथड में हम वेक्टर को कंपोज कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका एडिशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको करना क्या है, आप पहले ए वेक्टर बनाओगे, ये बनाया ए वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर क्या कर रहा है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है ना, ऐसे बी वेक्टर क्या है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, ये आपने बना दिया बी वेक्टर, दोनों वेक्टर बना दिए। तो जो इनका रिजल्टेंट बनेगा ना, जो इनका रिजल्टेंट बनेगा
वो क्या बनेगा, वो होगा, देखो वेक्टर क्वांटिटी की एक डायरेक्शन पॉजिटिव होती है और उसके अपोजिट वाली नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों वेक्टर को जब ऐड करोगे तो क्या होगा, एक आपके पास ए वेक्टर है और दूसरा आपके पास में बी वेक्टर है। अब भी आप ऐड ही कर रहे हो, अब भी आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, बट डायरेक्शन अपोजिट होने से मैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इनका जो मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट है, वो a माइनस बी हो जाएगा। रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, a माइनस बी। मतलब दो वेक्टर जो अब अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनको जब आप क्या करोगे, कंपोज करोगे, कंपोज करने के बाद में जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो छोटा सा बनेगा ऐसे, ये बना आर वेक्टर। अब आपके पास में जो आर वेक्टर बनेगा ना वो कुछ ऐसे बनेगा, ये जो मैंने एरो दिखाया है, मैं यहाँ नहीं दिखाऊं, यहाँ नहीं दिखाएंगे हम एरो, देखो ये जो आर, देखो ए वेक्टर लेफ्ट टू राइट था, बी राइट टू लेफ्ट, फिर यहाँ एक मैंने सिचुएशन दिखा दी जिसमें दोनों का कंपोजिशन हो रहा है, ठीक है। फिर नेट जो वेक्टर बनेगा आर वेक्टर वो बनेगा छोटा सा, ठीक है ना। और ये वेक्टर आर वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल होगा। अब भी वेक्टर को ऐड ही कर रहे हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम, ये मैग्नीट्यूड कम क्या हो जाएगा, देखो आप इस चीज पे थोड़ा ध्यान देना। चलो हम बात करते हैं, मेरे पास ए वेक्टर था, ठीक है, और इजी तरीके से समझाता हूँ। इसकी लेंथ थी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर मेरे पास एक दूसरा वेक्टर था बी वेक्टर, ठीक है बेटा, इसकी लेंथ थी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। दोनों वेक्टर को आपने फिर ऐसे दिखा दिया, ये तो ए वेक्टर दिखा दिया और ठीक इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपने बी वेक्टर दिखा दिया, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में होने से उनका जो रिजल्टेंट है वो कम हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा रिजल्टेंट। तो मतलब रिजल्टेंट होने का मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो ये जो लास्ट का रिजल्टेंट वेक्टर बनाना, ये छोटा सा मैंने बनाया है, ये किसके इक्वल होगा, 4 सेंटीमीटर माइनस 1, मतलब 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 ये बनेगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या बनेगा आपका, 4 माइनस में 1, तो यहाँ पे 4 माइनस 1 ये आपका रिजल्टेंट बनेगा 3। तो नया वेक्टर जो बनेगा उसका रिजल्टेंट कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। जो आपका फाइनल वेक्टर बनेगा ना वो बनेगा रिजल्टेंट वेक्टर 3 सेंटीमीटर का। बात समझ में आई क्या, ये तो मैंने वैसे एक हेल्प ले ली सेंटीमीटर की टर्म्स में समझाने के लिए, ये आपको सेंटीमीटर वाली कहानी लिखनी नहीं है। तो जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनका मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट कर दो आप, ठीक है, ज्यादा में से कम वाली वैल्यू। आपने 4 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर माइनस किया है, इसका मतलब क्या है, अब जो रिजल्टेंट वेक्टर बना ना इसकी डायरेक्शन वो ही रहेगी जो दोनों वेक्टर क्वांटिटी जिनको आप कंपोज कर रहे थे, ठीक है, उनमें से जो बड़ा था वही डायरेक्शन रहेगी। ए वेक्टर की डायरेक्शन जब नेट वेक्टर बनेगा ना इसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट रहेगी, क्यों, क्योंकि ए वेक्टर की डायरेक्शन भी लेफ्ट टू राइट थी क्योंकि ये बड़ा था। तो होपफुली ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी और मैंने पूरी कोशिश की है कि ये चीजें आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब इसका एक और कॉन्सेप्ट भी आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, ठीक है। चलो ये भी केस हम डिस्कस करेंगे, एंगुलर वाला केस। अब आप इसको ऐसे भी मान सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि फोर्स वाली बातें जल्दी समझ में आती है, ठीक है। बेटा क्या था, मेरे पास एक ब्लॉक था, ठीक है, और ये ब्लॉक इसका कुछ मास है, ठीक है, और सपोज कीजिएगा यहाँ पे एक स्टूडेंट है हमारा दिव्यम, ठीक है। ये दिव्यम ने इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया 100 न्यूटन। दिव्यम इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में 100 न्यूटन।
ठीक है। अब यहाँ वेक्टर क्वांटिटी लिख दिया ना, तो यहाँ डायरेक्शन है, डायरेक्शन कौन सी है फोर्स की, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और वहीं पे यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा स्टूडेंट है शिवम, शिवम ने इस ब्लॉक पे इधर फोर्स लगाया 40 न्यूटन, कितना लगाया 40 न्यूटन। दो स्टूडेंट है, दोनों इस ब्लॉक पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, दोनों इस ब्लॉक पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। पहले दिवम ने F1 फोर्स लगाई और शिवम ने कितनी लगाई F2 फोर्स, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस पे नेट फोर्स कितनी लगी, रिजल्टेंट फोर्स कितनी लगी, इक्विवेलेंट फोर्स कितनी लगी, ठीक है। तो बताओ रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों वेक्टर क्वांटिटी को ऐड कर दो F1 प्लस F2, ठीक है। बट आपको पता है दोनों वेक्टर क्वांटिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर रही है, तो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की टर्म में हम क्या लिखेंगे, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे बड़े वाली फोर्स में से छोटे वाली फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स लगेगी, रिजल्टेंट फोर्स कहाँ लगेगी, कितनी लगेगी 100, ज्यादा फोर्स दिवम लगा रहा था, शिवम कम लगा पा रहा था, तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आ गई 60 न्यूटन, रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया 60 न्यूटन, मतलब 60 न्यूटन फोर्स किस कौन ज्यादा लगा रहा है, दिव्यम, तो रिजल्टेंट फोर्स की वही डायरेक्शन होगी जो दिव्यम की फोर्स की डायरेक्शन थी, मतलब लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो ये बेसिक सी बातें आप समझ गए होंगे कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है तो क्या होगा। अब मैं इस सिचुएशन को रब कर देता हूं, आप चाहते हो नोट करना तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, ठीक है, क्योंकि इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो बहुत ही अच्छा है, जिसका यूज काफी होगा, ठीक है। हाँ, अब क्या कह रहे हैं कि इफ टू वेक्टर एक्टिंग एट सम एंगल, जब क्या कह रहे हैं कि दो वेक्टर किसी एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दो वेक्टर एंगल पे एक्ट करने का मतलब क्या है, एक वेक्टर ऐसे है ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसे है, और दोनों वेक्टर किसी एंगल पे है, कहानी वही है, ठीक है। कहानी कौन सी है, एक 4 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 6 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, तो आपसे पूछे कि बताओ रिजल्टेंट फोर्स कितना है, बताओ रिजल्टेंट फोर्स कितना है, तो आप क्या करोगे, ठीक है, कि दोनों के कारण नेट फोर्स कितना लगा, वो भी अभी फाइंड आउट करेंगे, थोड़ा सा वेट करें। अब क्या है कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी थीटा एंगल पे एक्ट करती है, दो वेक्टर क्वांटिटी थीटा एंगल पे एक्ट करती है, तो हम क्या करते हैं, इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड है, ट्रायंगल लो, पैरेललोग्राम लो, वो यूज करते हैं। एक बार मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि हम क्या करेंगे। ये मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है ए वेक्टर, ए वेक्टर क्वांटिटी को मैं एज इट इज लिख दूंगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहां से ये जो बी वेक्टर है, ये जो बी वेक्टर है, इसको यहां से हम उठाएंगे और उठा के ए वेक्टर पे रख देंगे। ऐसे रखने का एक तरीका होता है जो डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो ऐसे रख देंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे कि इस तरीके से रखेंगे कि पहले जो ए वेक्टर के साथ एंगल बन रहा था, एंगल वो ही रहे, मतलब एंगल कितना रहे, थीटा ही, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, जो पहला वेक्टर देखो, ये इसके इसमें ये जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, इस साइड को हम ज्वाइन कर देंगे, क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, और कहेंगे कि ये ही रिजल्टेंट वेक्टर है, क्या कह देंगे कि ये ही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है ना। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी, सर ऐसा कैसे होगा, ठीक है, वो अभी हम ट्रायंगल और पैरेललोग्राम में यही चीज डिस्कस करेंगे और आपको मजा आएगा पढ़ के, ठीक है। जब ये मैं ट्रायंगल और पैरेललोग्राम आपको करवा दूंगा, फिर आप ये इस चीज को समझोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। सो बस जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब हम आते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पे। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को स्टडी करने से पहले हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखो, सपोज करो कि मेरे पास ये कोई वेक्टर है, ये, ठीक है,
तो कोई भी वेक्टर होता है उसकी जो एरो वाली साइड होती है उसको हम हेड बोलते हैं, ओके। और ये जो पीछे वाली साइड होती है वेक्टर की जो रिप्रेजेंट करते हैं वो वेक्टर की टेल होती है, क्या रहती है, टेल, ठीक है। फिर कई बार जब हम वेक्टर को कंपोज करेंगे तो हमारे पास कुछ सिचुएशन ऐसी आएगी कि मैंने ये वेक्टर दिखा दिया, ए वेक्टर, मैंने कोई भी एक वेक्टर दिखा दिया, ठीक है। सपोज करो ये ए वेक्टर है, ठीक है। और दूसरा वेक्टर भी मैंने इसी के साथ ज्वाइन करके ऐसे बना दिया, ठीक है, ये बी वेक्टर है। अब मैं बात करूं तो ये जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर का ये वाला टेल है, ये वाला हेड है। और बी वेक्टर की बात करूं तो बी वेक्टर का ये वाला हेड है और ये वाला टेल है, ठीक है। मतलब जब आप वेक्टर को कंपोज करो, जब वेक्टर को कंपोज करो तो वेक्टर के हेड और टेल का कॉम्बिनेशन हो जाए, मतलब वेक्टर के हेड पे टेल रखा जाए या टेल पे हेड रखा जाए, उसको हम सॉरी, जो वेक्टर के जो कोई भी एक वेक्टर होता है उसके हेड पे हम दूसरे वेक्टर का टेल रखते हैं तो उसको बोलते हैं हम सेम ऑर्डर, वो रहेगा सेम ऑर्डर। कोई जरूरी नहीं कि सेम लाइन में हो, किसी एंगल पे भी हो सकता है। मेरे पास ये एक ए वेक्टर है कोई भी, ठीक है, और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर मैंने इसके साथ ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो इस सिचुएशन में ए वेक्टर का टेल ये है, हेड ये है, बी वेक्टर का हेड ये है, टेल ये है। तो आप देख रहे हो यहाँ दो वेक्टर के हेड और टेल कंबाइन कर रहे हैं। तो अब भी हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये जो दोनों वेक्टर है ये सेम ऑर्डर में है, ये किस में है, सेम ऑर्डर में, ठीक है। अब कई बार सिचुएशन हमारे पास ऐसी भी आएगी कि मेरे पास जो ये वेक्टर है ये मैंने बना लिया कोई भी एक वेक्टर, ठीक है, और एक और दूसरा वेक्टर है और वो इस तरीके से रखा गया, मतलब इस तरीके से दोनों वेक्टर कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब बेटा देखो ये वाला जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है ये मैंने दिखाया है ए वेक्टर, ये मेरा ए वेक्टर है और ये वाला बी वेक्टर है। तो हम इनके टेल हेड की बात करें तो आप देखो ए वेक्टर का टेल ये है, हेड ये है, ठीक है, बी वेक्टर का टेल ये है, हेड ये है। जब दो वेक्टर हेड टू हेड कंबाइन कर जाए, ठीक है, जब दो वेक्टर हेड टू हेड कंबाइन कर जाए या टेल टू टेल कंबाइन कर जाए, टेल टू टेल भी कंबाइन करेंगे आप देखोगे, तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि ये जो दोनों वेक्टर है ना, ये जो दोनों वेक्टर है ये ऑपोजिट ऑर्डर में है, ये किस में है, ऑपोजिट ऑर्डर में, ठीक है। अब जैसे कई बार आपके पास सिचुएशन ये भी आएगी, आपके पास ए वेक्टर है ये, ठीक है, और दूसरा वेक्टर मैंने बी वेक्टर बना दिया ऐसे, क्या बना दिया, बी वेक्टर ऐसे, ठीक है। तो इस केस में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में देखो ऐसी सिचुएशन नहीं बनेगी, वो ज़्यादा अच्छे से क्लियरली आप देखो, कई बार आपने ऐसे भी बना दिया, ये आपके पास ए वेक्टर है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर आपने बना दिया ये बी वेक्टर है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि बेटा एक बात बताओ, ये जो दोनों वेक्टर हैं, ये देखो ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर का टेल रखा हुआ है, तो ये किस में है, सेम ऑर्डर में है, ठीक है। और मैंने एक और थर्ड वेक्टर बना दिया ऐसे, एक और थर्ड वेक्टर इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दिया, करना पड़ेगा हमें, कुछ रूल्स होंगे, ठीक है। तो इस केस में देखो यहाँ पे देखो ए वेक्टर का टेल और यहाँ ये जो कोई भी आपने वेक्टर बनाया, सपोज कीजिएगा ये आर वेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे आपने देखा आर वेक्टर का टेल और ए वेक्टर का टेल टेल टू टेल कॉम्बिनेशन है, और आर वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का हेड यहाँ हेड टू हेड कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे वेक्टर जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो हम कहेंगे कि दोनों वेक्टर ऑपोजिट ऑर्डर में है, बोथ वेक्टर आर इन ऑपोजिट ऑर्डर, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो मैंने बिल्कुल आपको रियलिस्टिक सी सिचुएशन बता दी कि जैसी सिचुएशन आएगी,
ठीक है। एक वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल रखा जाए तो सेम ऑर्डर, जब दोनों का टेल या हेड, दोनों के हेड कंबाइन करें तो वो वेक्टर क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट ऑर्डर में। ठीक है, आप वीडियो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें वीडियो को पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं, हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अबाउट। इसको मैं रब कर देता हूं क्योंकि हमारे पास स्पेस इतना है नहीं। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में हम बात करेंगे बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट लो, ट्रायंगल लो। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब ऊपर वाला ये टॉपिक करवाया था तो मैंने बताया था कि ये कॉन्सेप्ट आपको ट्रायंगल लो जब करवाऊंगा तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये इसी का पार्ट है, जब दो वेक्टर थीटा एंगल पे हो तो उनको कैसे कंपोज करना है, उसी का पार्ट है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे। ये रूल क्या कहता है बेटा, तो पहले रूल को पढ़ते हैं। इट स्टेट्स दैट if two vector acting simultaneously at a point, ये रूल कहता है कि जब दो वेक्टर है किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सपोज करो यहां तो कोई एक पॉइंट है, इसी पॉइंट पे एक कोई वेक्टर है ए वेक्टर, और इसी पॉइंट पे कोई दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दो वेक्टर क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों का इम्पैक्ट इसी पॉइंट पे है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का। ठीक है, तो उस केस में क्या कह रहे हैं कि आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड ऑफ ट्रायंगल। मतलब ऐसी सिचुएशन हो तो दोनों वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है, दोनों को आप ट्रायंगल की साइड से दिखा दो, टू साइड से। ट्रायंगल में 3 साइड होता है, लेकिन इन दोनों वेक्टर को आप ट्रायंगल की 2 साइड बना सकते हो। ठीक है, बट आपको क्या करना है, टेकन इन सेम ऑर्डर। दोनों ये जो वेक्टर है इसको ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल की साइड बनानी है, लेकिन आपको दोनों को सेम ऑर्डर में रखना है। मतलब आपको फर्स्ट वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल रखना पड़ेगा, तभी तो सेम ऑर्डर बनेगा। ठीक है, चलो फिर और क्या कह रहा है, एंड देयर रिजल्टेंट, और उनका जो कंबाइंड इफेक्ट है, इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब इनका रिजल्टेंट दिखाने के लिए हमें जब दो वेक्टर थीटा एंगल पे हो, दो वेक्टर थीटा एंगल पे हो तो उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए दिक्कत हो रही थी ना। ठीक है, तो कह रहे कि इनका रिजल्टेंट बनाने के लिए वो जो ट्रायंगल की 2 साइड ली है ना, ठीक है, उसकी जो ट्रायंगल की थर्ड साइड आप ले लो, और थर्ड साइड, ट्रायंगल की थर्ड साइड क्या बताएगी आपको, रिजल्टेंट बताएगी। ट्रायंगल की थर्ड साइड आपको, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, और वो थर्ड साइड को आपको ऑपोजिट ऑर्डर में लेना पड़ेगा, ट्रायंगल की साइड को। चलो अब मैं आपको इसी सिचुएशन को समझाता हूं अच्छे से, आप देखिएगा। देखो बेटा, आपके पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उनके बीच में थीटा एंगल है। सिचुएशन को थोड़ा और प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, कहानी कैसे है, ये भाई कोई एक पॉइंट है। ठीक है, कोई एक ब्लॉक हो सकता है, मास का कोई एक पॉइंट हो सकता है। इस पॉइंट पे यहां पे जो फोर्स लग रही है ना, वो तो है 5 न्यूटन। ठीक है, और ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है वो 10 न्यूटन। इसी एक पॉइंट पे दो फोर्स लगी है, 5 न्यूटन और 10 न्यूटन, और दोनों फोर्स के बीच में एंगल है, सपोज करो 60 डिग्री। तो कोई आपसे पूछ ले कि बताओ रिजल्टेंट फोर्स कितनी है, नेट फोर्स कितनी लग रही है, तो आपके पास जवाब नहीं है, मुझे भी पता है। अब इसका जवाब कौन देगा, ट्रायंगल लो। ठीक है, ट्रायंगल लो बताएगा कि रिजल्टेंट कैसे फाइंड करना है, और उस रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड हम करेंगे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे, मैं इसको एक बार रब कर देता हूं। ठीक है बेटा, चलो अब हम बात करें, ये जो दोनों वेक्टर हैं, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई हैव टू डू,
मेरे को जो ए वेक्टर है उसको बनाना पड़ेगा। ए वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो दोनों वेक्टर है ना, इनको ट्रायंगल की दो साइड बनानी है, ठीक है। बिल्कुल, तो ट्रायंगल कैसे बन सकती है? ट्रायंगल ट्रायंगल ऐसे, ट्रायंगल को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब ये जो बी वेक्टर है, ये जो बी वेक्टर है, मैं इस बी वेक्टर को, ये जो बी वेक्टर आपको दिख रहा है, एक मिनट, इसमें कुछ थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है, एक बार चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है। जो इलस्ट्रेशन में अच्छे से दिखाना चाह रहा हूँ वो नहीं हो पा रहा है। ओके, सो ए वेक्टर को आपने ऐसे दिखा दिया। अब एक काम करोगे, आप बी वेक्टर को यहां से उठाओगे, बी वेक्टर को आप यहां से उठा के और ए वेक्टर के ऊपर रख दोगे, ठीक है। और इस तरीके से रखोगे कि दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में हो। तो मतलब ए वेक्टर के हेड पे जो एरो वाला पॉइंट है, जो हेड होता है, वहां पे बी वेक्टर का क्या आएगा, टेल आएगा, ठीक है। बी वेक्टर का टेल आएगा और सिचुएशन इस तरीके से बनेगी। डोंट फॉरगेट, आपको इस तरीके से रखना है ए वेक्टर के ऊपर बी वेक्टर, कि इन दोनों के बीच में एंगल अब भी क्या बना रहे, थीटा। मतलब ए वेक्टर वाली ये लाइन में आगे सीधी चला दो, ठीक है। तो सिचुएशन अब भी ये है, ये एंगल ये कितना रहना चाहिए, थीटा रहना चाहिए। एंगल कितना रहना चाहिए, अगेन थीटा, ठीक है। ये आपने कर दिया, ठीक है। चलो मैं थीटा वाली बात अभी नहीं बताता, ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में, ठीक है। ओके, तो अब बेटा ये दो दो साइड होगी ट्रायंगल की। अब क्या कह रहे हैं कि ट्रायंगल बनाने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको इनको ज्वाइन करना पड़ेगा। आपने इनका ट्रायंगल, इनको ट्रायंगल बनाने के लिए आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये बन गया ट्रायंगल, ठीक है। लेकिन ये ट्रायंगल की आपने कौन सी बनाई है, थर्ड साइड, ये आपने ट्रायंगल की थर्ड साइड बनाई है, ठीक है। लेकिन थर्ड साइड ऑपोजिट ऑर्डर में होनी चाहिए। थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, मतलब जो थर्ड साइड है उसको आप वेक्टर से रिप्रेजेंट करोगे, तो ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब देखो ए वेक्टर का टेल और ये जो थर्ड साइड को हम बोलेंगे रिजल्टेंट, ये ही इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी का क्या देगा, रिजल्टेंट देगा, ठीक है। तो अब देखो ए वेक्टर और आर वेक्टर दोनों का टेल टेल कंबाइन कर रहा है और यहाँ पे हेड हेड कंबाइन कर रहा है, तो ये क्या हो गए, ऑपोजिट ऑर्डर में। यहाँ पे कैसा ऑर्डर है, ऑपोजिट ऑर्डर, यहाँ पे भी ऑपोजिट ऑर्डर, ये दोनों किस में है, सेम ऑर्डर में, ठीक है। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यही कह रहा है कि दो वेक्टर किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो उन दोनों वेक्टर को आप ट्रायंगल की दो साइड कंसीडर कर ले और सेम ऑर्डर में ले लो, ले ली हमने सेम ऑर्डर में। और फिर उस ट्रायंगल को बनाने के लिए आपको थर्ड साइड को ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन थर्ड साइड इस तरीके से ज्वाइन करो कि वो साइड अपोजिट ऑर्डर में हो। और वो जो थर्ड साइड है वो क्या करेगी, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट बताएगी, क्या बताएगी, रिजल्टेंट, ठीक है। जब हम इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे तो बताऊंगा मैं आपको कि इस थर्ड साइड का मैग्नीट्यूड कितना होगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अभी तक इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया तो ट्रायंगल लॉ का ग्राफिकल ट्रीटमेंट आपको समझ में आ गया है। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट लेटर ऑन करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये आप समझ गए हो ना, ठीक है। चलो अब मैं एक और सिचुएशन बना देता हूँ, ठीक है। थोड़ा लेक्चर लेंदी तो रहेगा, ठीक है, लेकिन डिस्कशन होना चाहिए तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके। आपके पास में एक फोर्स ऐसे है F1 फोर्स, दूसरी फोर्स F2 फोर्स ऐसे है। कोई आपसे कहे कि इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करो यूजिंग ग्राफिकल ट्रीटमेंट, तो आप क्या करोगे, आप F1 फोर्स को ऐसे बना दोगे, ठीक है। और जो दूसरी फोर्स है F2 उसको आप सेम ऑर्डर में ले लोगे, ये आपने इस दूसरी फोर्स को सेम ऑर्डर में ले लिया। अब इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट बताएगी फोर्स, वो क्या करोगे, वो इन दोनों को तो आपने सेम ऑर्डर में ले लिया दोनों फोर्स को, जो थर्ड, अब इसको ट्रायंगल बनाने के लिए इसको क्लोज बॉडी बनाना पड़ेगा ना, तो आपने ट्रायंगल बनाने के लिए
एक और वेक्टर ऐसे दिखा दिया, और ये वेक्टर आपको अपोजिट ऑर्डर में लेना पड़ेगा, और यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा जो F1 F2 के कंबाइंड इफेक्ट को दिखाएगा। ये FR हो जाएगा। क्या हो जाएगा? FR। तो होपफुली ये समझ में आया आपको। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? हमने इसका रिजल्ट की तो बात की नहीं, हम इसके रिजल्ट की बात करते हैं। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? ये कहते हैं कि जो ट्रायंगल की जो दोनों साइड जो सेम ऑर्डर में है उनका सम, उनका वेक्टर सम किसके इक्वल होगा? ट्रायंगल की, देखो यहाँ पे जो ट्रायंगल की दो साइड जो सेम ऑर्डर में है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? ट्रायंगल की वो साइड जो अपोजिट ऑर्डर में है उसके इक्वल। मतलब ये बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड रहने वाली है, तभी तो रिजल्टेंट इफेक्ट दिखा रही है। ठीक है, तो ये क्या रहेगा? आर वेक्टर। मतलब ट्रायंगल लॉ से हमें इसका पता चलता है। ठीक है, और इस वाली सिचुएशन के लिए आप खुद सोच के देखो हम क्या लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? क्लियर है यार? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का सम F वेक्टर रहेगा, FR। ये क्या चीज है? रिजल्टेंट फोर्स। क्या चीज है? रिजल्टेंट फोर्स। ये हमारा क्या चीज, क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, और ये ए और बी क्या है? दो इंडिविजुअल वेक्टर। ए और बी दोनों फोर्स हो सकती है, दोनों वेलोसिटी, दोनों एक्सेलरेशन, ठीक है, दोनों डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी हो सकती है, वेक्टर क्वांटिटी होगी दोनों की दोनों। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आई नो। ठीक है, अब मैं बात करूं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। ठीक है, तो ये और भी इजी हो जाएगा क्योंकि ट्रायंगल लॉ में आपने सारा काम कर लिया है। ठीक है, ये भी कुछ अलग नहीं बताता, वही बात बताता है। ठीक है, ये कह रहा है कि हमारे पास दो वेक्टर है, एक तो है ए वेक्टर और दूसरा है बी वेक्टर, और दोनों वेक्टर किसी एक पॉइंट पे साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि इस दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, तो पैरेललोग्राम लॉ कह रहा है कि बी वेक्टर को उठा के यहां लेके जाने की जरूरत नहीं है, बिना इस यहीं से आप ये काम, इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लोगे। तो फिर कैसे करेगा? ठीक है, वो देखो। तो पैरेललोग्राम ने क्या बनाया कि जो दो फोर्स है ना, किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, करने दो उनको, और बोला उनके बीच में थीटा एंगल भी होगा, नेचुरल सी बात है, होगा। तो ट्रायंगल लॉ कहता है कि यहां से इन दोनों फोर्स जो किसी थीटा एंगल पे एक्ट करे ना, इनसे आप पैरेललोग्राम बनाओ। तो पैरेललोग्राम की आपको पता है अपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल होती है। तो उसने बताया कि ये जो बी वेक्टर है ना, बी वेक्टर को पैरेलल साइड कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी बी वेक्टर की पैरेलल साइड। ठीक है, और ए वेक्टर की पैरेलल साइड कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी ए वेक्टर की पैरेलल। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? मतलब क्या कह रहा है? पैरेललोग्राम कहता है कि ए, किसी जो आप पिंक कलर का डॉट देख रहे हो, इस पे दो वेक्टर क्वांटिटी थी, ए वेक्टर और बी वेक्टर। क्या थी? ए वेक्टर और बी वेक्टर। बोला ये एक तरीके से पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि अब आपने इनसे पैरेललोग्राम बना लिया। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये बी वेक्टर है तो ये यहाँ पे हमने बी वेक्टर, ये भी क्या बनेगा? बी वेक्टर बनेगा। देखो सेम मैग्नीट्यूड है, सेम डायरेक्शन है, तो इसको बी वेक्टर बोलेंगे। ये ए वेक्टर है, ठीक है, तो ये ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा? ए वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि सेम क्या है, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, सेम डायरेक्शन है। ठीक है, तो अब हमारा मोटिव क्या था? हमारा मोटिव तो ये था ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना। तो बोला घबराओ नहीं, ये जो पैरेललोग्राम बनाया है ना आपने, इसी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, ये वाला पॉइंट डायगोनल होगा। बड़ी स्ट्रेट लाइन होती है, मैंने अच्छा नहीं बनाया, मैं कोशिश करता हूं ऐसे बन जाए अच्छे से। कह रहा है कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा ना, वो ही इन दोनों फोर्सेस का क्या बताएगा? रिजल्टेंट। क्या बताएगा? रिजल्टेंट। मतलब कोई कहानी, कोई फर्क नहीं है, चाहे ट्रायंगल ला हो या वेक्टर ला हो, दोनों के केस में हम क्या करते हैं, जब दो फोर्सेस थीटा एंगल पे किसी पॉइंट पे एक्ट करती है तो उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होता है हमें। ठीक है, तो ट्रायंगल लो तो एक अलग
कहानी बताता है सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर वाली। ये क्या कहता है, कह रहा है कि दोनों फोर्स का आप रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो बाय ड्राइंग ए सिंपल पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट बताएगा। ठीक है, तो अब ये क्या कहता है बेटा, देखो ये कहानी समझ में आ गई ना आपको अच्छे से। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं जो हमने नहीं देख पढ़ी थी। इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट are represented in magnitude and direction by two adjacent side of a parallelogram drawn from a point। उस पॉइंट से हमने ड्रॉन कर दी थी, इधर A और उधर B, इन दोनों को हमने पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड मान लिया था। ठीक है, और फिर हमने इनसे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। ठीक है, आपने देखा एक पैरेलल साइड ये बना दी थी, एक ये बना दी थी। फिर हमने फिर उनका जो फिर ये क्या बताता आगे, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। इस पॉइंट से पास करता हुआ एक आप क्या ड्रॉ कर दो, डायगोनल ड्रॉ कर दो पैरेललोग्राम का, और ये डायगोनल क्या बताएगा, दोनों का ये जो दोनों फोर्स है उनका रिजल्टेंट बताएगा। दोनों फोर्स का क्या बताएगा, रिजल्टेंट बताएगा। कहानी समझ में आई ना? ठीक है, चलो आने ही चाहिए थी। अब मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, यहाँ चलो ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे यहां से हम क्या कह सकते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के बाद में दोनों किस में हो गए, सेम ऑर्डर में हो गए ना, वैसे तो बन रहा है। ठीक है, तो आप लिखोगे फ्रॉम ट्रायंगल लो, फ्रॉम, चलो ट्रायंगल लो पे हम बातें करेंगे एक बार। अब यहाँ पे एक बार ट्रायंगल लो पे आ जाओ। ठीक है, ट्रायंगल लो पे हमने ये जो पॉइंट है इसको O बोला, इसको मैं P बोलता हूँ, इसको Q बोलता हूँ। ठीक है, तो ट्रायंगल लो क्या कहता है, ठीक है, इसका थोड़ा सा ये आप लिख सकते थे यहाँ पे। ठीक है, तो फ्रॉम ट्रायंगल लो, फ्रॉम ट्रायंगल, ट्रायंगल बना दी मैंने, फ्रॉम ट्रायंगल लो। ठीक है, ट्रायंगल लो क्या कहता है, इसको मैं एरो को रब कर। ठीक है, ट्रायंगल लो क्या कहता है, ट्रायंगल लो कहता है कि जो ट्रायंगल की जो सेम ऑर्डर में साइड है ना उनका सम, तो एक साइड कितनी थी OP, कितनी थी OP, दूसरी साइड कितनी थी सेम ऑर्डर वाली PQ, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, जो ट्रायंगल की थर्ड साइड है जिसको आपने अपोजिट ऑर्डर में ले रखा है जो कि OQ बन रही है, OQ के सम के इक्वल होगा। तो जस्ट ये मैं बता रहा था। अब OQ आपको पता है R है, R वेक्टर हो जाएगा, OP A वेक्टर है, PQ, तो आप ये लिख सकते थे। ये ट्रायंगल लॉ का एक तरीके से वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करूं पैरेललोग्राम लॉ में, तो यहाँ पे भी मेरे को कुछ ऐसे पॉइंट लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को बोल देता हूं O। ठीक है, इसको P, इसको Q और इसको S, ऐसे लिख सकता हूँ ना बेटा। ठीक है, तो पैरेललोग्राम आप लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपने बना दिया है, स्टडी कर लिया है। ठीक है, अब हम इसके लिए रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए, तो अब क्या है कि पैरेललोग्राम लॉ में भी हम ट्रायंगल लॉ की हेल्प लेते हैं। क्या लेते हैं, ट्रायंगल लॉ की। तो ये कहेगा कि अप्लाई ट्रायंगल लॉ इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, OPQ, इन ट्रायंगल OPQ। ठीक है, तो OPQ में ट्रायंगल लॉ लगाओ तो देखो OP और PQ दोनों सेम ऑर्डर में बन रही है, दोनों किस पे बन रही है, देखो ये B वेक्टर आपने ऐसे ही बनाया तो इसके पैरेलल बनाओगे तो ऐसी सेम डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि OPQ ट्रायंगल में पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, ट्रायंगल लॉ लगाओ, तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि OQ वेक्टर का सम, ठीक है ना, मतलब जो अपोजिट ऑर्डर में जो साइड है ट्रायंगल की उसका सम जो बाकी दोनों साइड सेम ऑर्डर में उनके सम के इक्वल होगा, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर के इक्वल। तो यहां से आप देखो OQ की वैल्यू कितनी, R वेक्टर, OP कितना है A वेक्टर, PQ कितना है B वेक्टर। डन, अच्छे से समझ में आया। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे ट्रायंगल तो एक और भी बन रही है OQS, वहां पे भी अप्लाई करके देखो। ठीक है, वहां पे भी अप्लाई करके देखो, अप्लाई ट्रायंगल लॉ इन ट्रायंगल OQS।
OQS ट्रायंगल में पैरेललोग्राम लो लगाओ, तो यहां देखो OS और SQ क्लियरली दोनों सेम ऑर्डर में है, ठीक है, और OQ अपोजिट ऑर्डर में। तो ट्रायंगल लो क्या कहते हैं कि जो साइड अपोजिट ऑर्डर में होती है उस ट्रायंगल में OQ वेक्टर, उसका सम उस ट्रायंगल के जो सेम ऑर्डर में साइड होती है उनके सम के इक्वल होता है। तो OS वेक्टर प्लस में SQ वेक्टर, तो OQ वेक्टर कितना है R वेक्टर, OS कितना है B वेक्टर, और SQ वेक्टर कितना है A वेक्टर, ठीक है। तो यहां से देखो आप रिजल्टेंट चाहे B वेक्टर प्लस A वेक्टर करो या A वेक्टर प्लस B वेक्टर करो, दोनों ही केस में हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट। दोनों ही केस में क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट। तो ये तो था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अबाउट, ठीक है। अब हम आते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे। देखो हम सभी वेक्टर्स का ग्राफिकल ट्रीटमेंट स्टडी कर रहे हैं, मैथमेटिकल लेटर ऑन करेंगे। तो अब पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, ये कहता है कि आपके पास कई सारे वेक्टर है, आपके पास एक A वेक्टर है, एक आपके पास B वेक्टर है, एक आपके पास C वेक्टर है, एक आपके पास D वेक्टर है, ठीक है, आपके पास 4 वेक्टर है। और इन चारों वेक्टर का आपको क्या फाइंड करना हो, रिजल्टेंट फाइंड करना हो, और ये चारों वेक्टर किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे। तो कह रहे हैं कि इन चारों वेक्टर को आप सेम ऑर्डर में ले लो, ठीक है, और सेम ऑर्डर में लेने के बाद में ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर में एक आपको एक शेप मिलेगी कोई भी, ठीक है, फिर आप उसको पॉलीगन बना दो, मतलब उसको क्लोज कर दो, क्या कर दो, क्लोज कर दो, और क्लोज करने वाली साइड है वो इन सभी वेक्टर, इन सभी को तो आपको सेम ऑर्डर में लेना है, लेकिन क्लोज करने वाली साइड को अपोजिट ऑर्डर में लेना है। और वो जो साइड होगी ना, जो अपोजिट ऑर्डर में ली है आपने, वो ही आपका रिजल्टेंट होगा। क्या होगा, रिजल्टेंट। चलो ठीक, ये कहानी समझ में आई, इतनी समझ में आई है तो अच्छी बात नहीं, अब आ जाएगी, ठीक है। अब ये पहले ए वेक्टर है, मैं ए वेक्टर को यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ये मैंने ए वेक्टर बना दिया, ठीक है। फिर इसके ऊपर बी वेक्टर लूंगा सेम ऑर्डर में, तो ए वेक्टर की टेल पे, ए वेक्टर के हेड पे बी का टेल लूंगा, ये बी वेक्टर बना दिया। फिर सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर को सेम ऑर्डर में लूंगा, तो सी का टेल बी के हेड पे आना चाहिए, ये मैंने क्या कर दिया, सी वेक्टर बना दिया, ठीक है। फिर डी वेक्टर भी सेम ऑर्डर में लूंगा, तो डी वेक्टर का जो टेल है सी के हेड पे आना चाहिए, ये मैंने फिर क्या कर दिया, डी वेक्टर बना दिया, ऐसे डी वेक्टर। इसी तरीके जैसे दिखा रखे उसी तरीके से आप सभी वेक्टर को कंबाइन करते जाओ, ठीक है। अब ये एक मिल गई ना आपको शेप, ठीक है, ओपन शेप भी मिल गया आपको। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो अब आपको ये जो शेप है ना, इसको एक क्लोज, आपको एक पॉलीगन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉलीगन बनाओ, लेकिन जो पॉलीगन बनाने के लिए, इसको क्लोज करने के लिए जो आप साइड ले रहे हो, पॉलीगन बनाने के लिए जो साइड ले रहे हो, वो अपोजिट ऑर्डर में होनी चाहिए। तो जो नया वेक्टर बनाऊंगा ना मैं, वो उसका टेल ए के टेल के साथ आना चाहिए और उसका हेड डी की हेड के साथ में आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या कर देना है, वो वेक्टर बना देना है, ठीक है। और ये वेक्टर मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। देखो ये अपोजिट ऑर्डर में लिया गया ना, ठीक है ना, क्या ले लिया हमने इसको, अपोजिट ऑर्डर में। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, वो ये कहता है कि अब जो पॉलीगन, अब इस वाले केस में ये जो सभी वेक्टर, जो अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं एक बार। Polygon law of vector addition states that if a number of vector acting at a point simultaneously can be represented in magnitude and direction by the sides of a polygon taken in same order, then their resultant is represented in magnitude and direction by closing the side of polygon taken in opposite order। वो हमने कर दिया, ठीक है, वो हमने कर दिया। अब इस केस में कहता है कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, इसका सम, जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका सम क्या होगा, सभी वेक्टर हैं उनको
उनके सम के इक्वल होगा। जो ये ए बी जितने भी एन वेक्टर है ना, एन वेक्टर को ऐड कर दो, ऐड करोगे उनका वेक्टर समीशन करोगे तो उनका सम क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर के इक्वल होगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब आप कहोगे सर कि ऐसा क्यों होगा, तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। देखो प्रूव कैसे करेंगे। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूं, मेरे को कुछ पॉइंट डिफाइन करने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं इसको O पॉइंट बोलता हूं, इसको P, इसको Q, इसको S और इसको T। मेरे को ये प्रूव करना है कि रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा, R वेक्टर, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर के लिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, करेंगे क्या, हम प्रूव करेंगे। तो प्रूफ करने, इसका प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं O से Q को ज्वाइन कर सकता हूं, O से S को ज्वाइन कर सकता हूं, ऐसा कर सकता हूं। ठीक है, अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ट्रायंगल ले लेता हूं OPQ। तो मैं कह रहा हूं कि अप्लाई ट्रायंगल लॉ इन ट्रायंगल OPQ। OPQ ट्रायंगल में मैं ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर देता हूँ। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहते हैं, जो सेम ऑर्डर वाली साइड है उनका सम अपोजिट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे OQ वेक्टर किसके इक्वल होगा, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर के इक्वल होगा। OQ वेक्टर की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो OP कितना है, A वेक्टर, और PQ कितना है, B वेक्टर। ठीक है, चलो कहानी खत्म। अब OQS ट्रायंगल लो, फिर क्या करोगे, अप्लाई ट्रायंगल लो इन ट्रायंगल OQS। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो बेटा आपने OP प्लस OQ लिया था, तो ये मैंने इसका रिजल्टेंट बताया नहीं था क्या, चलो ठीक है। ये देखो ट्रायंगल लो हम अप्लाई करेंगे तो जो सेम ऑर्डर में साइड है उनका सम अपोजिट ऑर्डर में होगा, उसी के इक्वल होगा ना। तो ये अपोजिट ऑर्डर में हमें लेनी थी, बाई मिस्टेक रह गया। ठीक है, फ्लो में। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब मैं ये कहूँ कि जो ये ट्रायंगल OQS है, ठीक है, OQS ट्रायंगल की हम बात करें तो OQS ट्रायंगल में सेम ऑर्डर में कौन सी साइड है, OQ प्लस QS। और अपोजिट में देखो ट्रायंगल तो तभी बनेगा ना जब अपोजिट ऑर्डर में ये वाली साइड लोगे आप। ठीक है ना, तभी तो ट्रायंगल अप्लाई होगा ना, क्योंकि दो साइड तो आपको सेम ऑर्डर में लेनी पड़ेगी और तीसरी साइड अपोजिट ऑर्डर में लेनी पड़ेगी, तभी ट्रायंगल लो बनेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अप्लाई ट्रायंगल लो इन ट्रायंगल OQS। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि OS वेक्टर का जो सम है वो OQ वेक्टर प्लस में QS वेक्टर के सम के इक्वल होगा। वो हम OS वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए OQ की वैल्यू कितनी है, OQ की वैल्यू कितनी है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। प्लस में QS कितना है, C वेक्टर, तो ये C वेक्टर। तो क्लियरली मेरे पास यहाँ पे OS वेक्टर की वैल्यू आ गई A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, ये वाली वैल्यू आ गई OS की। ठीक है, अब मैं बात करूं इन ट्रायंगल OST। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई ट्रायंगल लॉ इन ट्रायंगल OST। ठीक है, तो अब इसमें देखो OS और ST ये दोनों सेम ऑर्डर में है और OT अपोजिट ऑर्डर में है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मतलब जो अपोजिट ऑर्डर वाली साइड है OT वेक्टर, उसका सम किसके इक्वल होगा, OS वेक्टर प्लस में ST वेक्टर के इक्वल। OT वेक्टर की वैल्यू कितनी है, R वेक्टर, और OS वेक्टर की वैल्यू कितनी है, यहां से यहां पुट कर देंगे। OS वेक्टर की वैल्यू कितनी है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस ST की वैल्यू कितनी है, D वेक्टर। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो जाता है ट्रायंगल पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर क्या कहते हैं, जब आपके पास कई सारे वेक्टर किसी एक पॉइंट पे साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं तो आप उन सभी वेक्टर को सेम ऑर्डर में ले लो। ठीक है, और फिर उसको पॉलीगन बनाओ
और पॉलीगन जो लास्ट में जो साइड आएगी वो अपोजिट ऑर्डर में लोगे, क्लोज करोगे उसको, तभी पॉलीगन बनेगा। ठीक है, तो वो जो उस टाइम पे जो आपने साइड अपोजिट ऑर्डर में ली है वही उसका रिजल्टेंट होगा, और वो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या है, बाकी जितने वेक्टर है उन सभी के वेक्टर सम के इक्वल। आपको अलजेब्रिक सम नहीं करना है, वेक्टर सम करना है। ठीक है, तो ये तो था बेटा पैरेललोग्राम पॉलीगॉनल ऑफ वेक्टर एडिशन के अबाउट। सो इस आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम ऑफ लॉ है उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करना और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।